वी आर गोइंग टू स्टडी इंडियाज इकोनॉमिक पॉलिसी इन दिस चैप्टर। देखिए इस चैप्टर में हम भारत की आर्थिक नीति मतलब इकोनॉमिक क्या डिसीजंस लिए गए हैं हमारे देश में स्वतंत्रता के बाद, कैसे हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती गई, वो हमें पढ़ना है। दैट इंक्लूड्स अ स्टडी ऑफ द मिक्स्ड इकोनॉमी, 5-year प्लान्स एंड देयर सक्सेसेस एंड फेल्यूर्स, nationalizations of banks, 20-point program, meal workers strike and especially the new economic policy of 1991। तो इस चैप्टर में हम मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब क्या होता है ये पढ़ेंगे। 5-year प्लान्स, हमारे देश में हर 5 वर्षों का प्लान, पंचवार्षिक योजनाएं जिन्हें कहते हैं, वो बनाने की सिस्टम है, वो पढ़ेंगे। उसकी क्या सक्सेसेस रहे हैं, वो कैसे सक्सेसफुल रहे हैं या कैसे फेल हो चुके हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स क्या है ये पढ़ेंगे। जो 20 पॉइंट्स प्रोग्राम है वो पढ़ेंगे। जो मील वर्कर्स का स्ट्राइक हुआ था बहुत बड़ा, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और 1991 में जो हमारे देश में एक बड़ा बदलाव आया, एक टर्न आया महत्वपूर्ण, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी नाम का, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। मिक्स्ड इकोनॉमी, brainstorming about the kind of economy we would adopt after independence started much before India got independence। देखिए 3 तरह की इकोनॉमीज होती है। एक होती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, दूसरी होती है सोशलिस्ट इकोनॉमी और तीसरी होती है मिक्स्ड इकोनॉमी। तो हमारे देश की इकोनॉमी कैसी होनी चाहिए, हमारे देश की इकोनॉमिक पॉलिसी क्या होनी चाहिए, हमारे देश की आर्थिक नीति क्या होनी चाहिए, उसके ऊपर विचार विमर्श जो है वो स्वतंत्रता मिलने से बहुत पहले ही हमारे देश के नेताओं में चल रहा था। आवर प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू एडॉप्टेड द मिडल पाथ रादर देन टेकिंग recourse टू एनी एक्सट्रीम्स। देखिए दोनों बहुत एक्सट्रीम है, मतलब सोशलिस्ट में पूरे सरकार के कंट्रोल में होता है सब कुछ, और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में सब कुछ प्राइवेट ओनरशिप होती है, प्राइवेट कंपनियां ओन करती है। तो दोनों मतलब एक्सट्रीम्स की तरफ जाने से अच्छा है मिडल पाथ ले ले, मतलब दोनों की तरफ थोड़ा थोड़ा, दोनों की जो अच्छी चीजें हैं वो हमने स्वीकार की है, और वो है मिक्स्ड इकोनॉमी में। सम कंट्रीज हैड एडॉप्टेड कैपिटलिज्म while some had adopted socialism। कुछ कंट्रीज ने कैपिटलिज्म मतलब सब कुछ प्राइवेट कंपनियों के हाथों में दे दिया। while some had adopted socialism मतलब कुछ देशों ने सब कुछ सरकार के कंट्रोल में रखा। Each type of economy had its own advantage। अपने कैपिटलिज्म के अपने कुछ फायदे थे लेकिन कुछ बुरी बातें भी थी, सोशलिज्म के भी कुछ फायदे थे लेकिन कुछ बुरी बातें भी थी। तो हमने मिक्स्ड इकोनॉमी की, मतलब कैपिटलिज्म की अच्छी बातें और सोशलिज्म की अच्छी बातें, ऐसे दोनों की अच्छी अच्छी बातें मिक्स करके हमने मिक्स्ड इकोनॉमी अपने अपनाई। इन अ कैपिटलिस्ट सिस्टम द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर प्राइवेटली ओन्ड। मतलब कैपिटलिस्ट सिस्टम में क्या होता है, जो भी कारखाने होते हैं, जो भी इंडस्ट्रीज होती है, वो सारे जो होते हैं वो प्राइवेट कंपनियां ओन करती है। फॉर एग्जाम्पल अमेरिका में रेलवे भी प्राइवेट कंपनियां ही चलाती है, एयरवेज भी प्राइवेट कंपनियां ही चलाती है, सब कुछ प्राइवेट कंपनियों के हाथों में होता है। इन अ सोशलिस्ट इकोनॉमी द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय द स्टेट इन द नेम ऑफ द सोसाइटी। सोशलिस्ट इकोनॉमी में उल्टा होता है, जो इंडस्ट्रीज होती है, जो कारखाने होते हैं, जो देश की जमीन होती है, वो सब कुछ सरकार के नाम पे होती है। जो कारखाने वगैरह होते हैं सब कुछ सरकार के कंट्रोल में होता है। अ मिक्स्ड इकोनॉमिक वर्क्स बोथ इन द प्राइवेट एंड द पब्लिक सेक्टर। लेकिन मिक्स्ड इकोनॉमी में कुछ चीजें जो होती है वो सरकार के कंट्रोल में होती है और कुछ चीजें जो होते हैं वो प्राइवेट कंपनियों के कंट्रोल में होते हैं। जैसे भारत देश है, हमारे देश में BSNL कंपनी है जो सरकारी कंपनी है टेलीफोन की, सेल फोन की, मोबाइल फोन्स की। उसी तरह एयरटेल है, जियो है, वो प्राइवेट कंपनियां भी है मोबाइल फोन की। ऐसे प्राइवेट कंपनियां भी है और सरकारी कंपनी भी है। एयरवेज की भी है, एयर इंडिया है और बाकी कंपनियां भी है। तो ऐसे प्राइवेट और पब्लिक दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी में। इन ऑर्डर टू अचीव इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंडिया वी गिव प्रेफरेंस टू द मॉडल ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। तो हमारे देश का विकास करने के लिए, आर्थिक विकास करने के लिए हमने मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया। वी कैन सी थ्री पार्ट्स इन दिस काइंड ऑफ इकोनॉमी। इसमें 3 तरह की इकोनॉमी, 3 तरह के हिस्से होते हैं, 3 तरह के पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट, पब्लिक सेक्टर।
The industries in this sector are completely under the control and management of the government. For example, production of defense equipment. देखिए, पब्लिक सेक्टर मतलब ऐसे कंपनियां, ऐसे सेक्टर जो सरकार के कंट्रोल में होता है, जिनका प्रोडक्शन, जो कारखाने सरकार के कंट्रोल में होते हैं, वो है पब्लिक सेक्टर। फॉर एग्जांपल डिफेंस इक्विपमेंट, हमारे देश में मिसाइल्स बनाना या फिर टैंक्स बनाना, जो भी है, जो वेपन्स है, गन्स है, सोल्जर्स को जो लगते हैं, हमारे सैनिकों को, वो सब कुछ सरकार कंट्रोल करती है, कितना प्रोड्यूस करना चाहिए, क्या करना चाहिए वगैरह। तो वो डिफेंस सेक्टर जो है वो हमारा वो पब्लिक सेक्टर है, सरकार के कंट्रोल में है। सेकंड, प्राइवेट सेक्टर। द इंडस्ट्रीज इन दिस सेक्टर आर ओन्ड बाय प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट। ऑफ कोर्स द गवर्नमेंट सुपरवाइजेस एंड कंट्रोल्स देम टू। फॉर एग्जाम्पल कंज्यूमर गुड्स। देखिए, प्राइवेट सेक्टर मतलब जो प्राइवेट कंपनियों के कंट्रोल में होते हैं। सरकार के कुछ नियम होते हैं, मतलब उनमें जो काम करने वाले लेबर्स है, उनमें जो काम करने वाले लोग हैं, उनके ऊपर अन्याय ना हो, कंपनियां उनका कोई गैरफायदा ना उठाए, इसलिए उनके ऊपर भी सरकार का थोड़ा सा कंट्रोल होता है, पूरा नहीं लेकिन थोड़ा सा कंट्रोल होता है। तो ऐसे सेक्टर को कहते हैं प्राइवेट सेक्टर। तो इसके एग्जांपल है जैसे सेल फोन सेक्टर है, या फिर फ्रिज मैन्युफैक्चर करते हैं, वो सारी प्राइवेट कंपनियां हैं। सरकार तो हमारा फ्रिज मैन्युफैक्चर नहीं करती। एलजी, व्हर्लपूल वगैरह ये कंपनियां बनाती है, वॉशिंग मशीन्स, टेलीविजन वगैरह, ठीक है। तो वो हो गया प्राइवेट सेक्टर। थर्ड है जॉइंट सेक्टर। इन दिस सेक्टर सम इंडस्ट्रीज आर ओन्ड बाय प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट व्हाइल सम आर रन अंडर गवर्नमेंट मैनेजमेंट। तो इसमें क्या होता है, जॉइंट सेक्टर में कुछ हिस्सा जो है वो सरकार द्वारा कंट्रोल किया जाता है, सरकार के कंट्रोल में होता है, और कुछ हिस्सा जो होता है वो प्राइवेट कंपनियां ओन करती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर मिक्स्ड इकोनॉमी टू रन स्मूथली देयर इज अ नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द प्राइवेट सेक्टर एंड द पब्लिक सेक्टर। मिक्स्ड इकोनॉमी को ठीक तरीके से चलने के लिए प्राइवेट सेक्टर में और पब्लिक सेक्टर में ठीक तरह से सहकार्य होने की आवश्यकता होती है, ठीक तरीके से कोऑर्डिनेशन होने की आवश्यकता होती है। दिस सिस्टम एम्स एट मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड पॉपुलर पार्टिसिपेशन ऑन अ लार्ज स्केल। तो इस सिस्टम में क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करने की कोशिश की जाती है, ताकि सब लोगों के पास वो प्रोडक्ट्स पहुंचाए जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिले उनके ज़रिए, ठीक है। पॉपुलर पार्टिसिपेशन मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन हो उसमें, उनको रोजगार मिलना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। An effort has been made in this system to bring together the good aspects of both the capitalist and socialist systems. तो इसमें ये कोशिश की जाती है कि कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट दोनों सिस्टम की अच्छाइयाँ यूनाइट की जा सके। A mixed economy cannot ignore the profit motive, एंटरप्रेन्योरशिप, डिसिप्लिन, टाइम बाउंड प्लानिंग एटसेट्रा। देखिए, मिक्स्ड इकोनॉमी में प्रॉफिट भी करना पड़ता है, ऐसे ही विदाउट प्रॉफिट तो कोई भी इंडस्ट्री नहीं चल सकती, इसलिए डिसिप्लिन भी आने की ज़रूरत है। टाइम बाउंड प्लानिंग मतलब पर्टिकुलर समय में कुछ जो मिशंस है वो कंप्लीट करने की आवश्यकता है। एंटरप्रेन्योरशिप मतलब जो व्यवहार चातुर्य है, बिजनेस क्लेवरनेस है, वो आने की ज़रूरत है, प्रोफेशनलनेस। A mixed economy also naturally tends to give priority to national interest. तो देश हित भी सबसे आगे रखा जाता है मिक्स्ड इकोनॉमी में। लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट इज स्ट्रेस्ड अपॉन विद प्रायोरिटी। तो ज़्यादा लॉन्ग टर्म, दीर्घकालीन मतलब ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा ही हो, ये हमारा मुख्य उद्देश्य होता है। The industries like defense, scientific research, education, roads, railways, waterways, seaport and airport development required huge capital investment, but the returns in these areas are delayed. तो कुछ सेक्टर्स ऐसे होते हैं जिनमें खर्चा तो बहुत करना पड़ता है, जैसे डिफेंस सेक्टर में, या फिर वैज्ञानिक रिसर्च करते हैं उसमें, शिक्षा क्षेत्र में, रोड्स बनाने में, रेलवेज बनाने में, रेलवे लाइंस बिछाने में,
ठीक है, बंदरगाह बनाने के लिए, सी पोर्ट बनाने के लिए, एयरपोर्ट्स बनाने के लिए, उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, लेकिन उसमें रिटर्न मतलब वापस प्रॉफिट होने की आशंका थोड़ी कम होती है। मतलब वो बहुत साल लगते हैं उसको पूरा खर्चा रिकवर होने के लिए। नॉट मेनी प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट आर कीन टू इन्वेस्ट इन दीज एरियाज। इस कारण से क्या होता है, प्रॉफिट मिलने में बहुत टाइम जाता है। इस कारण प्राइवेट कंपनियां जो होती है उन्हें तो बहुत पैसा कमाना होता है प्राइवेट कंपनियों को, तो इसलिए उन्हें ये सब कामों में इंटरेस्ट नहीं होता। इन सच अ सिचुएशन द गवर्नमेंट हैज टू टेक द इनिशिएटिव। तो ये सब इन चीजों का विकास करने के लिए सरकार को आगे बढ़ना पड़ता है, सरकार को खर्चा करना पड़ता है, सरकार को डेवलपमेंट करनी पड़ती है इन चीजों में। दस इंडिया adopted the mixed economy model and 5-year plans and started off on its path of development। तो भारत ने इस कारण से मिक्स्ड इकोनॉमी का मॉडल एडॉप्ट किया और 5-year प्लान्स मतलब 5-5 वर्षों का प्लान बनाया जाता है और उनके अनुसार काम किया जाता है। ठीक है, 5 सालों में मिशंस डेवलप किए जाते हैं, टारगेट्स डेवलप किए जाते हैं और वो 5 साल पूरे होने तक वो टारगेट्स अचीव करने की कोशिश की जाती है। द इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1973 इंक्रीज द स्पीड ऑफ डेवलपमेंट। 1973 के इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बाद हमारी डेवलपमेंट की स्पीड थोड़ी सी बढ़ गई। प्रायोरिटी वॉज गिवन इन दिस पॉलिसी टू कंट्रोल द इन्फ्लुएंस ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियल फैमिलीज एंड फॉरेन इंडस्ट्रीज एंड रिमूव द इम्बैलेंस इन द रीजनल डेवलपमेंट। तो इस पॉलिसी के अंतर्गत क्या किया गया, हेवी इंडस्ट्रीज, अवजड उद्योग ज्याला म्हणतात, मतलब बड़े बड़े कारखाने जो होते हैं वो, फिर फॉरेन इंडस्ट्रीज जो परदेशी कंपनियां हैं उनको इनवाइट करने की कोशिश की गई हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ठीक है, और जो हमारे देश में इम्बैलेंस था, कुछ रीजन जो था वो ज्यादा डेवलप था, कुछ रीजन जो था वो बिल्कुल ही डेवलप नहीं था, तो सभी तरफ इक्वली डेवलपमेंट होनी चाहिए, ये कोशिश की गई। The government focused on the development of small scale industries and cottage industries। उसी के साथ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज मतलब घरगुती जो उद्योग होते हैं, जैसे पापड़ बना के बेचते हैं, अचार बना के बेचते हैं लोग कॉटेज इंडस्ट्रीज में, उनकी तरफ भी ध्यान दिया गया, उनका विकास करने की भी कोशिश की गई। गवर्नमेंट ऑल्सो स्टार्टेड पेइंग मोर अटेंशन टू कोऑपरेटिव सेक्टर। कोऑपरेटिव सेक्टर मतलब लोग जो आपस में मिलजुल कर कुछ बड़ी इंडस्ट्री स्थापित करनी है, तो एक कंपनी का मतलब कैपेसिटी नहीं है, तो कुछ छोटी छोटी कंपनियां मिलकर बड़ी एक इन्वेस्टमेंट करते हैं, पैसा खर्च करते हैं और बड़ी इंडस्ट्री बनाते हैं, उसे कहते हैं कोऑपरेटिव सेक्टर। 5-year प्लान्स। द कॉलोनियल पावर हैड एक्सप्लॉइटेड इंडिया इकोनॉमिकली। देखिए ब्रिटिशों ने हमें बहुत लूटा, मतलब देखिए हमारे देश में जब ब्रिटिश आए 16वीं शताब्दी में, तब हमारा देश जो था दुनिया में जितना पैसा था उसके 25% पैसा भारत के पास था। ठीक है, 25% ऑफ द जीडीपी वॉज इंडिया ओन। और बाद में ब्रिटेन का जीडीपी था 1% सिर्फ, और जब ब्रिटिश चले गए 1947 में तब हमारा 1% हो गया और ब्रिटिशों की इकोनॉमी 25% हो गई। मतलब इतना उन्होंने हमें लूट लिया, पूरा गरीब करके छोड़ दिया। द कंट्री फेस्ड सीवियर प्रॉब्लम्स लाइक पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन ग्रोथ, लो स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, लो प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज एंड बैकवर्डनेस इन द फील्ड्स ऑफ नॉलेज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो देश जब स्वतंत्र हुआ तो देश के सामने बहुत ज्यादा समस्याएं छोड़कर चले गए थे ब्रिटिश लोग, जैसे गरीबी, अशिक्षा, पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही थी, गरीबी बहुत फैल चुकी थी, लोग बहुत बुरी हालत में रह रहे थे, रोजगार नहीं था, बेरोजगार था सब तरफ, और एग्रीकल्चर में भी, खेती में भी ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा था, और नॉलेज भी नहीं था किसी लोगों के पास, साइंटिफिकली हम बैकवर्ड थे, टेक्नोलॉजी नहीं थी हमारे पास। तो प्लानिंग वॉज इसेंशियल टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स। तो ठीक तरीके से प्लानिंग करने की जरूरत थी ताकि ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके। इंडिया एस्टेब्लिश्ड द प्लानिंग कमीशन इन 1950 विद प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू एज इट्स चेयरमैन। तो भारत सरकार ने 1950 में प्लानिंग कमीशन की स्थापना की, प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने, तो वो उसके अध्यक्ष बने।
It formulated India's 5-year plans that included rural and agricultural development, balanced industrialization, provision for minimum standard of living and economic development consistent with democratic ideals. तो उन्होंने क्या किया, पहले 5-year प्लान्स ने क्या किया, रूरल और एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट की तरफ ध्यान दिया, मतलब गांव का विकास होना चाहिए, खेती में विकास होना चाहिए, और सभी देश में सभी हिस्सों में और सभी सेक्टर्स में सभी फील्ड्स में इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए, ठीक है, और लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ना चाहिए, उनका जो है लिविंग जो है अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, इसके लिए कोशिश की गई, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करने की कोशिश की गई. It focused on people's participation and individual development in the formulation and implementation of the 5-year plans. तो लोगों के विकास के लिए लोगों का सहभाग बढ़ाने की कोशिश की गई, ठीक है. फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग. A general principle of planning is the proportionate distribution of the resources of a country and the appropriate use of the human resources to fulfill the needs of the people. तो मेन प्रिंसिपल क्या है प्लानिंग का, कि जो रिसोर्सेस है हमारे देश के, वो सभी देश लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए जाए, किसी के साथ भेदभाव ना किया जाए, और जो ह्यूमन रिसोर्सेस है उनका पूरी तरीके से यूज किया जाए हमारी देश की जरूरतें पूरी करने के लिए, ठीक है. गोल्स ऑफ प्लान्स. अभी 5-year प्लान्स के उद्देश्य क्या थे वो देखेंगे. द जनरल गोल्स ऑफ द इकोनॉमिक प्लानिंग ऑफ इंडिया आर एज फॉलोज. उद्देश्य क्या थे. 1. इंक्रीज इन द नेशनल इनकम. देश का उत्पन्न बढ़ाने की कोशिश की गई, देश का इनकम बढ़ाना, ये भी एक उद्देश्य था. 2. ब्रिंग अबाउट रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन बाय फोकसिंग ऑन बेसिक इंडस्ट्रीज. जो बेसिक नेसेसिटीज वाली इंडस्ट्रीज होती है, जो देश का विकास करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, तो उनकी तरफ ध्यान देना और उनका जल्दी से जल्दी विकास करने की कोशिश करना, ये 5-year प्लान्स का उद्देश्य था. फिर 3rd है ब्रिंग अबाउट एन इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन सो दैट द कंट्री बिकम्स सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन. तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश करना, ताकि जो बहुत बढ़ी हुई आबादी है हमारे देश की, बहुत ज्यादा जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन, उन सभी का पेट भरा जा सके, ठीक है, क्योंकि हमें फूड ग्रेन्स को इंपोर्ट करना पड़ता था और उसमें हमारा काफी पैसा वेस्ट होता था. तो हमारे देश में जितने लोग हैं उन सभी का पेट भरने के लिए हमारे देश की खेती अच्छी क्वालिटी की करनी चाहिए, वो उद्देश्य था. 4th पॉइंट, use the human resource in the country optimally by making increasing development employment opportunities available. तो जो देश में ह्यूमन रिसोर्सेस है, मतलब जो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, उनका यूज करके उनको रोजगार देना और देश के विकास में उनका सहभाग बढ़ाना. 5th, रिमूव द इनइक्वालिटी इन अर्निंग्स एंड वेल्थ. जो देश में असमानता थी, जो कुछ लोग बहुत गरीब थे, कुछ लोग बहुत अमीर थे, तो ये असमानता मिटाने की कोशिश करना, ठीक है. सभी में इनइक्वालिटी मिटाना मतलब इक्वालिटी लाना, ठीक है, पैसे के तौर पर, अर्निंग्स के तौर पर. 6th, मेंटेन स्टेबल प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज. तो जो बेसिक जरूरतें हैं, कमोडिटीज मतलब जो वस्तुएं हैं बेसिक, उनकी कीमत कम रखने की कोशिश करना, स्टेबल रखने की कोशिश करना, उसमें ज्यादा महंगाई कम ज्यादा कीमत ना हो, ताकि लोगों को उसकी तकलीफ ना झेलनी पड़े, ये कोशिश करना. 7th, ब्रिंग द ग्रोथ इन पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल बाय फैमिली प्लानिंग. तो फैमिली प्लानिंग करके पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करना, ये भी उद्देश्य था. बहुत बढ़ती पॉपुलेशन को कंट्रोल करना, ये भी उद्देश्य था. 8th, इंप्रूव द स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग बाय इरेडिकेटिंग पॉवर्टी. तो जो हमारे देश की गरीबी है उसे मिटाकर लोगों का जो जीवनमान है वो अच्छा करने की कोशिश करना, ये भी उद्देश्य था. 9th, डेवलप सोशल सर्विसेज. जो सोशल सर्विसेज है, जैसे सरकारी अस्पतालें या फिर रोड्स है, रेलवेज है, वो उनकी सेवा अच्छी करना. फिर है 10th, मेक द इकोनॉमी सेल्फ सफिशिएंट. हमारे देश की इकोनॉमी जो है, अर्थव्यवस्था जो है, वो सेल्फ सफिशिएंट करना, दूसरे देशों पर जो हमारा
डिपेंडेंस था वो कम करने की कोशिश करना, ये भी उद्देश्य था। अभी फर्स्ट 5 ईयर प्लान में क्या किया गया वो देखेंगे। फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज फ्रॉम 1951 टू 1956, ये 5 वर्षों का पहला 5 ईयर प्लान था। द एक्सपेंडिचर इन दिस प्लान वॉज प्राइमरीली ऑन एग्रीकल्चर, सोशल डेवलपमेंट, इरीगेशन एंड फ्लड कंट्रोल, sources of energy, rural and small industries, heavy industries and minerals, transport and communication, education and health। तो इस 5 ईयर प्लान में किन चीजों पर मेनली खर्चा किया गया? तो खेती पर, एग्रीकल्चर के विकास पर, सामाजिक विकास पर, इरिगेशन मतलब जो है सिंचन, मतलब खेती को पानी सप्लाई करने की जो है डैम्स वगैरह बनाने की कोशिश की गई। फ्लड कंट्रोल मतलब जो बाढ़ आती थी कुछ हिस्सों में, वो बाढ़ को कंट्रोल करने की कोशिश की गई वहां पर डैम्स बनाकर। तो सोर्सेज ऑफ एनर्जी, बिजली बनाने की कोशिश की गई। रूरल एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज, छोटी और गांव की मतलब जो इंडस्ट्री थी, उद्योग थे, उनको डेवलप करने की कोशिश की गई। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थी, उनका भी विकास करने की कोशिश की। मिनरल्स जैसे आयरन, कॉपर है, उसका मतलब माइनिंग करने की कोशिश की गई। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन मतलब टेलीफोन, रेलवेज, रोडवेज, इनका भी विकास करने की कोशिश की गई। एजुकेशन एंड हेल्थ, शिक्षा में भी सुधारणाएं करने की कोशिश की। स्कूल बनाए गए, कॉलेजेस बनाए गए। और हेल्थ जैसे गांव-गांव लेवल पर प्राइमरी हेल्थ केयर हॉस्पिटल्स बनाए गए। दिस प्लान कंसिस्टेड ऑफ मेजर्स टू ले द फाउंडेशंस ऑफ प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये पहला प्लान था 5 ईयर प्लान, तो इससे फाउंडेशन एक आधारशिला बन गई आगे के प्लान्स के लिए। सेकेंड 5 ईयर प्लान फ्रॉम 1956 टू 1961, दिस प्लान हैड एम्बिशियस गोल्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इस प्लान के बड़े उद्देश्य थे, मतलब पहले 5 ईयर प्लान में बेसिक चीजों की तरफ ध्यान दिया गया। दूसरे 5 ईयर प्लान में जो बड़ी बड़ी उद्देश्य है, जो सपने थे हमारे देश के नेताओं के, वो पूरे करने की कोशिश की गई। जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज एट दुर्गापुर, भिलाई एंड रूरकेला। देखिए आज की जमाने में आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज में हम दूसरे सबसे बड़े एक्सपोर्टर है दुनिया के, तो इसका श्रेय या ये बुनियाद है इनकी। केमिकल फर्टिलाइजर्स प्लांट एट सींदरी, तो खाद के भी इंडस्ट्रीज बनाई गई। रेल इंजन फैक्ट्री एट चित्तरंजन, रेलवे इंजन बनाने की फैक्ट्री बनाई गई। जो आज भी कई सारे देश जैसे पाकिस्तान वगैरह देश अभी भी इंजन नहीं बना सकते, हम कई सारे देशों में, केनिया में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में हमारे इंजन जो है वो और रेलवे की बोगीज जो है वो एक्सपोर्ट की जाती है, तो इसका श्रेय इसको जाता है। फैक्ट्री ऑफ रेलवे बोगीज एट पेरमपुर, ये रेलवे बोगीज की फैक्ट्रीज बनाई गई जो आज भी हम कई सारे देशों को एक्सपोर्ट करते हैं। शिप बिल्डिंग फैक्ट्री एट विशाखापट्टनम एंड अदर हेवी इंडस्ट्रीज वेयर सेटअप इन द पब्लिक सेक्टर, तो बड़े बड़े जहाज बनाने वाली फैक्ट्री बनाई गई विशाखापट्टनम को, और बाकी भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बनाई गई। ह्यूज डैम्स लाइक भाखरा नांगल, दामोदर एटसेट्रा वेयर बिल्ड टू मेक वाटर अवेलेबल फॉर एग्रीकल्चर, खेती के लिए पानी अवेलेबल करवाने के लिए बड़े बड़े भाखरा नांगल जो डैम थे वो उस समय के दुनिया के सबसे बड़े डैम थे, तो वो बनाए गए। इट लेड टू इंक्रीज इन नेशनल इनकम, इससे देश का इनकम बढ़ने लगा। ठीक है। थर्ड 5 ईयर प्लान फ्रॉम 1961 टू 1966, दिस प्लान वॉज एम्ड एट ब्रिंगिंग अबाउट अ बैलेंस इन इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर। तो इस प्लान में देखिए पहले प्लान में एग्रीकल्चर की तरफ ध्यान दिया गया, दूसरे प्लान में इंडस्ट्रीज की तरफ ध्यान दिया गया। अब तीसरे प्लान में क्या किया, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज के बीच में बैलेंस करने की कोशिश की गई। द अदर गोल्स ऑफ द प्लान इंक्लूडेड इंक्रीज इन नेशनल इनकम, देश का इनकम बढ़ाने की कोशिश की गई। हेवी इंडस्ट्रीज, डेवलपमेंट इन ट्रांसपोर्ट एंड मिनरल इंडस्ट्री, एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी टू एक्सपांड द अपॉर्चुनिटीज फॉर एम्प्लॉयमेंट, तो गरीबी हटाने की कोशिश की गई। ठीक है। और रेलवे लाइंस, रोडवेज बनाने की कोशिश की गई। आयरन इंडस्ट्रीज, कॉपर इंडस्ट्रीज बनाई गई। आफ्टर द थर्ड 5 ईयर प्लान 3 1 ईयर प्लान्स वेर इंप्लीमेंटेड। तीसरे 5 ईयर प्लान के बाद 3 वर्षों तक एक साल के प्लान्स बनाए गए। दिस वॉज अ पीरियड ऑफ इंटेंस फेमिन, इस दौरान बहुत ज्यादा अकाल पड़ गया था, खाने को अन्न नहीं था, लोगों को अनाज की बहुत कमी थी। ड्यू टू द इन्वेजन बाय चाइना एंड वॉर विद पाकिस्तान, द गवर्नमेंट हैड टू फोकस ऑन डिफेंस रादर देन डेवलपमेंट रिलेटेड टास्क।
देखिए 1962 में चाइना के साथ युद्ध हुआ था और 1965 में पाकिस्तान ने अटैक कर दिया था। 2 युद्ध हुए थे, उसके कारण हमारे देश में पैसा नहीं था, बहुत खर्चा हुआ था युद्ध के ऊपर, तो और सुरक्षा का भी सवाल था। इसके कारण हमारे देश के सरकार ने डिफेंस इक्विपमेंट्स, डिफेंस सेक्टर में ज़्यादा ध्यान दिया। Also, the famine required the government to undertake measures to tackle the effects of famine. तो अकाल के कारण अन्न का सप्लाई करने के लिए हमें फूड ग्रेन्स इंपोर्ट भी करने पड़े बाकी देशों से। ऑल दीज इश्यूज स्ट्रेस द इंडियन इकोनॉमी ग्रेटली। तो इसके कारण इंडियन इकोनॉमी पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस, तनाव आ गया। फिर आ गया 4th 5 ईयर प्लान 1969 to 1974। The intentions behind setting the goals of this plan were that India should become self-reliant, government should develop the basic industries, increase the speed of economic development and pay attention to establishing a socialistic pattern of society। तो चौथे 5 ईयर प्लान का क्या उद्देश्य था? देश की इकोनॉमी को स्वयं प्रभु बनाना, दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी कम करना, तो बेसिक इंडस्ट्रीज का विकास करना, देश का विकास की गति बढ़ाना, स्पीड बढ़ाना, ठीक है, और सभी देश के सभी लोगों का विकास मतलब जीवन स्तर बढ़ाने की कोशिश करना। 14 मेजर बैंक्स इन द कंट्री वेर नेशनलाइज्ड। देश में 14 बहुत सारी प्राइवेट बैंक्स थी, लेकिन उसमें से 14 बड़ी बैंकें जो थी वो सरकारी अधिकृत कर दी गई, सरकार ने अपने कब्जे में ले ली। जो प्राइवेट बैंक्स थी वो सरकार ने अपने कब्जे में ले ली, उसे कहते हैं नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स। दिस प्लान डिड नॉट सक्सीड एज एक्सपेक्टेड। तो ये मतलब जितनी अपेक्षा थी उतना तो सक्सेस नहीं मिला वो नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक को, लेकिन थोड़ा सा फायदा हुआ। दिस प्लान डिड नॉट सक्सीड एज एक्सपेक्टेड। द इकोनॉमी हैड टू बियर द बर्डन ऑफ द बांग्लादेश वॉर। देखिए 1971 में बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुआ, बांग्लादेश का स्वतंत्रता युद्ध, जिसे हमने बहुत ज्यादा मदद की, तो उसके कारण भी देश के इकोनॉमी पर बहुत ज्यादा बर्डन आ गया। द एक्सपेंडिचर ओवर द रिफ्यूजीज हैड टू बी बॉर्न एज वेल। उसके पाकिस्तानी आर्मी जो थी वो बांग्लादेशी लोगों पर बहुत ज्यादा अत्याचार कर रही थी, उसके कारण वहां के लोग भाग कर आने लगे थे भारत में, तो उनको खिलाना, उनकी रहने की सुविधा करना, उनको उसमें बहुत ज्यादा बर्डन आ गया हमारे देश पर। द इंडियन इकोनॉमी सफर्ड ड्यू टू द पे रेज ऑफ गवर्नमेंट एंड रेलवे सर्वेंट्स एंड राइज इन द प्राइसेस ऑफ पेट्रोल इन द इंटरनेशनल मार्केट्स। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में आपको तो पता है कि पेट्रोल हमारे देश में प्रोड्यूस नहीं होता, तो हमें वो पेट्रोल जो है वो सब कुछ इंपोर्ट करना पड़ता है, उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। तो इंटरनेशनल मार्केट में उस समय पेट्रोल की प्राइस काफ़ी बढ़ गई थी, इसके कारण हमारा बहुत खर्चा हो गया था पेट्रोल पर। वॉर भी हो चुका था, इसके कारण वॉर पर भी बहुत खर्चा हुआ था, तो इस कारण से बहुत बर्डन आ गया था हमारे इकोनॉमी पर 4th 5 ईयर प्लान में। उसके बाद आया 5th 5 ईयर प्लान 1974 to 1979। This plan was designed with the goal of making India economically self-sufficient by elevating poverty। गरीबी हटाने के बाद देश को अपने पैरों पर खड़े कराने की कोशिश की गई आर्थिक रीत्या। The objectives of the 5th 5 year plan were as follows: increase in the national income, make large scale employment available, supply education, nutritious food and drinking water, to make facilities of medical treatment available in rural areas, to supply electricity and means of communication, implement social welfare schemes on a wide scale, bring about the development of agriculture, increase in the basic industries, purchase food grains and other life sustaining goods by monopoly purchase and make them available to poor at the reasonable prices through a public distribution system। तो इस 5th 5 ईयर प्लान के मेन उद्देश्य क्या थे? देश का इनकम बढ़ाना, फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार देना, जो बच्चे हैं या फिर जो अशिक्षित बड़े हैं उनको भी शिक्षा देना, सभी बच्चों को अच्छा खाना देना, ड्रिंकिंग वाटर देने की कोशिश करना सभी लोगों को। फिर है फैसिलिटीज ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट, प्राइमरी हेल्थ केयर, दवाखाने वगैरह उनको बनाना गांव में, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बढ़ाना, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन बढ़ाना और उसका सप्लाई बढ़ाना, टेलीफोन तार ऐसी सुविधाएं बनाना। फिर है सोशल वेलफेयर स्कीम्स,
ठीक है। फिर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, खेती का विकास करना, परचेस ऑफ फूड ग्रेन्स, बाकी इस समय तक भी हम अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाए थे फूड ग्रेन्स के हिसाब में, खाने के तौर पर, अनाज के तौर पर, इसके कारण उसको भी इंपोर्ट करना पड़ता था। ठीक है, तो ये सारे उद्देश्य थे 5th 5-year प्लान के। ड्यूरिंग द 5th प्लान इट वॉज नॉट पॉसिबल टू अचीव द गोल्स ऑफ रिमूवल ऑफ पॉवर्टी एंड इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। तो 5th 5-year प्लान भी इतना सक्सेसफुल नहीं रहा, गरीबी तो नहीं हटी, वैसे वो अभी भी है थोड़ी सी, एम्प्लॉयमेंट भी इतना नहीं बढ़ा। In the 1977 general elections, the Congress party was defeated. The Janata Party came to power. 1977 में क्या हुआ, कांग्रेस पार्टी हार गई इलेक्शंस और जनता पार्टी सत्ता में आ गई। The new government ended the 5th plan towards the end of March 1978 and started the rolling plan from April 1978, but it failed. तो 1978 में जो है वो स्क्रैप कर दिया प्लान, जो नई सरकार आई थी, और उन्होंने टेम्पररी रोलिंग प्लान शुरू कर दिया, लेकिन वो फेल हो गया। इन 1980 जनरल इलेक्शंस वेर हेल्ड फॉर लोकसभा। 1980 में वो सरकार, जनता सरकार जो थी जनता पार्टी की, वो गिर गई और फिर से लोकसभा के इलेक्शंस हो गए। द कांग्रेस पार्टी केम टू पावर, फिर से कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ गई। The Congress government closed the system of rolling plan and again started planning like before. तो कांग्रेस पार्टी ने फिर से रोलिंग प्लान बंद कर दिया और 5-year प्लान फिर से शुरू कर दिए। 6th 5-year plan from 1980 to 1985. These plan also stressed upon elevation of poverty and employment generation. तो इतने सारे वर्षों से गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, यही चल रहा है, लेकिन कांग्रेस सरकार कोई सक्सेसफुल नहीं हो पाई गरीबी हटाने में, और एम्प्लॉयमेंट में भी इतनी सरकार मतलब सक्सेसफुल नहीं रही। दिस प्लान हैड द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स, क्या उद्देश्य थे? सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द ग्रोथ रेट इन द इकोनॉमी, ग्रोथ रेट को बढ़ाना इकोनॉमी का। रिड्यूस द रेट ऑफ पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, गरीबी का परसेंटेज कम करना, रोजगारी बढ़ाना। शेप एंड इंप्लीमेंट अ पॉपुलेशन पॉलिसी सो दैट द people adopted the small family norm voluntarily and thus keep the population under control. तो लोगों को जन जागृति करना कि पॉपुलेशन कम रखी जाए। ठीक है। The following programs were implemented in the 6th 5-year plan. Integrated Rural Development Program IRDP, मतलब गांव का विकास करने के लिए। Rural Landless Employment Guarantee Program RLEGP, जो गांव के लोग हैं जिनके पास अपनी जमीन नहीं है, अपना घर नहीं है, उनको रोजगार देने की कोशिश करना। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम NREP, मतलब गांव के जो लोग हैं वहां पर उनको रोजगार देना। सैलेम स्टील प्लांट, स्टील प्लांट मतलब स्टील इंडस्ट्री बनाई गई, नहीं, स्टील का कारखाना। 7th 5-year प्लान 1985 to 1990। दिस प्लान लेड स्ट्रेस ऑन फूड एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो फूड प्रोडक्शन, रोजगार और प्रोडक्शन, कारखाने की प्रोडक्शन, वो बढ़ाने का उद्देश्य रखा गया। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्लान इंक्लूडेड डेवलपमेंट, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस, सोशल जस्टिस, इंप्रूविंग द टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन टू अचीव एन ईयरली इंक्रीज इन नेशनल इनकम ऑफ 5% एंड इंक्रीजिंग फूड ग्रेन प्रोडक्शन। तो क्या क्या उद्देश्य रखे गए? देश का विकास करना, देश का आधुनिकीकरण करना, मॉडर्नाइजेशन करना, सेल्फ रिलायंस, स्वयं प्रभु बनना, डिपेंडेंसी कम करना, सामाजिक न्याय देना सभी को, और टेक्नोलॉजी अच्छी करना, मॉडर्न टेक्निक से प्रोडक्शन करना, कारखानों को मॉडर्न करना। ठीक है, और नेशनल इनकम 5% के दर से इनकम करने की कोशिश की गई। फूड ग्रेन प्रोडक्शन भी बढ़ाने की कोशिश की गई। द फॉलोइंग प्रोग्राम्स वर स्टार्टेड इन दिस प्लान। जवाहर रोजगार योजना, जो रोजगार देने की योजना थी। ये इंदिरा आवास योजना है एक्चुअली, मतलब जो गरीब है उनको घर देने की कोशिश करना कम प्राइस में, कम कीमत में। स्कीम ऑफ 10 लाख वेल्स, देश भर में 10 लाख कुएं खोदने की कोशिश की गई। द 7th प्लान प्रूव टू बी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तो 7th प्लान जो था वो उसमें काफी सारा एम्प्लॉयमेंट बना। 8th 5-year प्लान
1992 to 1997 दिस प्लान गेव अ लॉट ऑफ स्कोप टू द प्राइवेट सेक्टर। देखिए 1991 में हमारी इकोनॉमी लिबरल हुई, ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ, तो उसके कारण क्या हुआ, सरकार ने काफ़ी सारे इंडस्ट्रीज पर अपना कंट्रोल लूज कर दिया, कम कर दिया, तो इससे प्राइवेट सेक्टर को काफ़ी एनकरेजमेंट मिला। द प्लान हैड द फॉलोइंग फीचर्स टू मेंटेन द रेट ऑफ ग्रोथ इन नेशनल इनकम एट 6.5%, देश का जो विकास दर है वो 6.5% करना, टू कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो कम करना, टू एनकरेज द प्रोग्राम ऑफ फैमिली प्लानिंग को प्रोत्साहन देना, एनकरेज करना, टू रिमूव इलिटरेसी बाय एक्सपेंशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन द्वारा अशिक्षा कम करना। द फॉलोइंग प्रोग्राम्स वर स्टार्टेड ड्यूरिंग दिस प्लान, क्या क्या शुरू किए गए, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत लोगों को रोजगार देने की कोशिश की गई। महिला समृद्धि योजना, महिलाओं को रोजगार देकर उनको समृद्ध करने की कोशिश की गई। राष्ट्रीय सामाजिक आर्थिक सहायता योजना, जो गरीब लोग हैं जो कुछ नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उनके लिए सस्ते में लोन देना वगैरह, ऐसे आर्थिक सहायता योजना शुरू की गई। मिड डे मील स्कीम, जो प्राइमरी स्कूल्स में मतलब इंटरवल में खिचड़ी दी जाती है, वो इस 5 ईयर प्लान में शुरू किया गया। इंदिरा महिला स्कीम, मतलब महिलाओं के सक्षमीकरण के लिए, सशक्तिकरण के लिए, भलाई के लिए ये स्कीम बनाई गई। गंगा कल्याण स्कीम, मतलब गंगा को स्वच्छ करने के लिए, गंगा का पोल्यूशन कम करने के लिए ये किया गया। ड्यूरिंग द 8th प्लान द इंपॉर्टेंस ऑफ द प्राइवेट सेक्टर ग्रीव, प्राइवेट सेक्टर का महत्व बढ़ गया। दिस प्लान इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ लिबरलाइजेशन एंड फ्री मार्केट पॉलिसी अडॉप्टेड इन 1991, जैसे मैंने इस पैराग्राफ की शुरुआत में ही बताया, 1991 में लिबरलाइजेशन हो चुका था, तो उससे सरकार ने अपना कंट्रोल कम कर लिया था काफी सारे इंडस्ट्रीज पर, ठीक है, तो इससे प्राइवेट सेक्टर को ग्रोथ हुआ काफी। 9th 5-year प्लान 1997 to 2002, दिस प्लान फोकस्ड ऑन एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये प्लान जो था वो खेती के और गांव के विकास पर उन्होंने ध्यान दिया। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस प्लान वेयर to increase the rate of growth of the economy, create healthy competition in the infrastructure sector, give a new direction to industrial policy, ensuring foreign investment। तो इस दौरान क्या हुआ, इकोनॉमिक ग्रोथ करने की कोशिश की गई और इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब रेलवे लाइंस बिछाना, रोड्स बनाना, डैम्स बनाना, उसके ऊपर काफी सारा खर्चा किया गया और वो काफी तौर पर बनाए भी गए। ऐसा कहा जाता है कि 1999 से लेकर 2004 में जितने किलोमीटर्स का जितना लंबे रास्ते बने उतने पिछले 50 साल में नहीं हुए थे। मतलब 1999 तक, 47 से 99 तक जितने रास्ते नहीं हुए उतने सिर्फ 99 से लेकर 2004 के 5 साल में हुए थे, ठीक है। गिव अ न्यू डायरेक्शन टू इंडस्ट्रियल पॉलिसी फॉर इंश्योरिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन का जो पैसा है वो हमारे देश में उनको अट्रैक्ट करना। द फॉलोइंग स्कीम्स वेर स्टार्टेड ड्यूरिंग दिस प्लान, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, शहर के जो लोग हैं उनको रोजगार देने की कोशिश करना। स्वर्ण जयंती मतलब 1997 में हमारे देश को स्वतंत्रता मिलकर 50 वर्ष पूरे हुए थे, तो उसके अनुसार गोल्डन जुबली जिसे कहते हैं, स्वर्ण जयंती। राज राजेश्वरी महिला कल्याण योजना, महिलाओं का विकास करने के लिए, उनका भला करने के लिए राज राजेश्वरी महिला कल्याण योजना बनाई गई। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, गांव के लोगों को रोजगार मिलने के लिए ये बनाई गई योजना। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, तो गांव का विकास करने के लिए यह योजना बनाई गई। अंत्योदय अन्न योजना, मतलब जो गरीब से गरीब लोग हैं उनको खाना मिलने के लिए सस्ते में कैंटीन शुरू किए गए, ठीक है। जैसे साउथ इंडिया में, तमिलनाडु में वगैरह अम्मा कैंटीन वगैरह है ना, 5 रुपए में खाना मिलता है पेट भर के, या 10 रुपए में वगैरह, वैसे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये इसी योजना के तहत बहुत ज्यादा रोड्स बनाए गए, ठीक है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये दौर था जब एनडीए मतलब बीजेपी सत्ता में थी। In this plan, the progress of communication system and service sector was achieved as per the expectations। तो इसमें हमारा उद्देश्य काफी हद तक अचीव हुआ।
जितनी अपेक्षा थी उतनी हमें अचीवमेंट हुआ, जितना टारगेट रखा था उतना हमें अचीव कर पाए हम। देयर वॉज अ ग्रोथ इन द फील्ड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड कम्युनिकेशन, काफी ग्रोथ हुई थी, कंस्ट्रक्शन बहुत बढ़ चुका था, हमारे देश का विकास बहुत तेजी से हो रहा था, और कम्युनिकेशन सेक्टर में भी मोबाइल फोन्स आ चुके थे, लैंडलाइन फोन्स इजीली मिल रहे थे लोगों को, इंटरनेट भी इंट्रोड्यूस हो चुका था, प्राइवेट न्यूज चैनल्स को शुरू किया गया था, तो काफी हद तक विकास किया गया था। ठीक है, तो द टेन्योर ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स पंडित नेहरू एंड लाल बहादुर शास्त्री, बैंकिंग वॉज अ मोनोपोली ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। मतलब प्राइम मिनिस्टर जब पंडित नेहरू थे और लाल बहादुर शास्त्री थे, उनके समय को, उनके कार्यकाल में प्राइवेट सेक्टर में थी बैंक जो थे, ज्यादातर बैंके, सभी बैंके जो थे वो प्राइवेट सेक्टर में थे। दीज बैंक्स रिप्रेजेंटेड डिफरेंट इंडस्ट्रियल ग्रुप्स, अलग अलग इंडस्ट्रीज से आते थे वो। द डायरेक्टर्स ऑफ दीज बैंक्स वेर वर्किंग टुवर्ड्स डेवलपिंग इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड इंक्रीजिंग इट्स प्रॉफिट्स। तो ये जो बैंकिंग के डायरेक्टर्स थे, प्रमुख थे बैंक्स के, उनका ध्यान खासकर इंडस्ट्रियल सेक्टर पर था और उनका प्रॉफिट बढ़ाने पर था, ना कि लोगों का भलाई करना, लोगों को लोन देकर उनका मतलब विकास करना, इनको ऊपर ध्यान कम था उनका, अपना प्रॉफिट बढ़ाने की तरफ ज्यादा ध्यान था। In order to stop this, the government nationalized the Imperial Bank in 1955 and it got converted into State Bank of India. तो ये रोकने के लिए, मतलब लोगों का हित साधने के लिए, लोगों का भला करने के लिए, लोगों को लोन मिलना आसान होने के लिए उन्होंने इंपीरियल बैंक को 1955 में नेशनलाइज कर दिया और उसका नाम रख दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। दिस बैंक ओपन सेवरल ब्रांचेस ऑल ओवर द कंट्री इन अ शॉर्ट वाइल एंड प्लेड अ मेजर रोल इन डेवलपमेंट। तो इस बैंक ने देश भर में कई सारी ब्रांचेस ओपन की, अपनी शाखाएं ओपन की और महत्वपूर्ण भूमिका अदा करना शुरू कर दिया देश के विकास में। बैकग्राउंड ऑफ नेशनलाइजेशन, इंडिया हैड एडॉप्टेड अ मिक्स्ड इकोनॉमी आफ्टर इंडिपेंडेंस। भारत ने, आपको पता है, हमने सभी ने सीखा है कि मिक्स्ड इकोनॉमी एडॉप्ट कर ली थी इंडिपेंडेंस के बाद। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स वाज एसेंशियल टू कवर द डेफिसिट्स इफ दे ऑकर्ड व्हाइल इंप्लीमेंटिंग डिफरेंट स्कीम्स। जो लोकहित में कई सारे स्कीम्स करवाए जा रहे थे सरकार द्वारा, उनको अगर ठीक से इम्प्लीमेंट करना चाहिए था तो नेशनलाइजेशन करना आवश्यक था बैंकों का। Also, the profits of these banks would come into government treasury once they were nationalized. तो एक बार उसको नेशनलाइज कर दिया मतलब गवर्नमेंट की ओनरशिप हो जाती थी, गवर्नमेंट मालिक बन जाता था। तो एक बार सरकार मालिक बन जाने के बाद जो भी बैंकों द्वारा जो भी नफा प्रॉफिट हो रहा है वो सारा सरकारी खजाने में आ जाएगा, ये भी फायदा था उसका। Do you know, Prime Minister Indira Gandhi nationalized 14 banks on 19th of July 1969। 14 बैंकों को 19 जुलाई 1969 में उन्होंने नेशनलाइज कर दिया। These include Allahabad Bank, Bank of Baroda, Bank of India, Bank of Maharashtra, Canara Bank, Central Bank of India, Dena Bank, Indian Bank, Indian Overseas Bank, Punjab National Bank, Syndicate Bank, United Bank of India, United Commercial Bank, that is UCO Bank, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इन 1986 मोर बैंक्स वेर नाशनलाइज। तो देखिए 19 ऑफ जुलाई 1969 में 14 बैंक्स को, इन 14 बैंक्स को, 14 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया। एक बैंक को जो इंपीरियल बैंक थी उसे 1955 में नेशनलाइज किया गया और एसबीआई बनाई उसकी, और 1980 में 6 मोर बैंक्स को नेशनलाइज किया गया। ठीक है, अच्छा, along with this the policy of developing small industries and pharmaceutical industries had to be implemented। तो बैंकों के नेशनलीकरण के अलावा छोटी छोटी इंडस्ट्रीज जो थी उनका डेवलपमेंट करना और फार्मास्यूटिकल मेडिसिन, मतलब मेडिसिन जो बनाते हैं उन इंडस्ट्रीज को डेवलप करना भी काफ़ी ज़रूरी था। इसके कारण उस समय ये ध्यान दिया गया, इसके कारण दुनिया में जितनी फार्मास्यूटिकल्स मतलब मेडिसिन बनती है उसमें से 20% मेडिसिन जो है वो भारत में बनती है। तो भारत बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है मेडिसिन का। Lal Bahadur Shastri undertook the experiment of the Green Revolution in order to overcome food shortages and drought। तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने क्या किया, ग्रीन रिवॉल्यूशन का प्रयोग शुरू कर दिया ताकि फूड शॉर्टेज, जो अकाल हो जाता था, अकाल के कारण फूड शॉर्टेज होता था और हमें फूड
इंपोर्ट करना पड़ता था हमारी बड़ी जनसंख्या को खिलाने के लिए। इसके कारण हमारा बहुत सारा पैसा खर्च होता था। तो वो खर्चा बचाने के लिए घर में ही, हमारे देश में ही ग्रीन रिवॉल्यूशन, फूड प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ग्रीन रिवॉल्यूशन अपनाई गई। ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, कांग्रेस Forum for Socialist Action, a group in the Congress party inspired by socialist ideas, made a demand for nationalization of commercial banks। तो कांग्रेस फोरम ऑफ सोशलिस्ट एक्शन नाम का जो ग्रुप था कांग्रेस पार्टी में, जो सोशलिस्ट आइडियाज से प्रभावित था, उन्होंने ये डिमांड कर दी कि नेशनलाइजेशन मतलब सरकार ने अपने कब्जे में लेनी चाहिए जो कमर्शियल बैंक्स है। इवन द कम्युनिस्ट पार्टी सपोर्टेड दिस डिमांड। कम्युनिस्ट पार्टी का तो कहना ही होता है, सोशलिस्ट विचारधारा उनकी ही है, तो उन्होंने भी इस आइडिया को, इस मांग को सपोर्ट कर दिया। 20 पॉइंट प्रोग्राम। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी अनाउंस 20 पॉइंट प्रोग्राम ऑन 1 जुलाई 1975 एंड रिजॉल्व टू मेक एफर्ट्स टुवर्ड्स रैपिडली बिकमिंग अ डेवलप्ड नेशन। तो इमरजेंसी, इंटरनल इमरजेंसी घोषित करने से ठीक पहले, मतलब इंटरनल इमरजेंसी घोषित करने के 4-5 दिनों बाद, उन्होंने क्या किया, 20 पॉइंट प्रोग्राम घोषित कर दिया देश के विकास के लिए। द मेन प्रोविजंस ऑफ द 20 पॉइंट प्रोग्राम आर एज फॉलोज। फर्स्ट, लैंड सीलिंग फॉर सिटीज एंड एग्रीकल्चरल लैंड, इक्वल डिवीजन ऑफ वेल्थ, मिनिमम वेजेस ऑफ वर्कर्स, इंक्रीज इन वाटर कंजर्वेशन स्कीम्स। तो शहरों के लिए और खेती के लिए लैंड का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन करना, इक्वल डिवीजन ऑफ वेल्थ, जो संपत्ति है देश की उसका सभी लोगों को समान मतलब डिस्ट्रीब्यूशन करना। मिनिमम वेजेस फॉर वर्कर्स, वर्कर्स पहले बहुत कम सैलरी पर काम करते थे, तो उनके लिए कानून बनाया गया कि इससे कम सैलरी वर्कर्स को नहीं रखी जा सकती, मिनिमम इतनी सैलरी तो रखनी पड़ेगी, ऐसा मिनिमम लेवल रखी कानूनन। इंक्रीज इन वाटर कंजर्वेशन स्कीम्स, तो पानी बचाने के लिए कई सारे स्कीम्स बनाए गए। सेकेंड, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन इंडस्ट्री नेशनल ट्रेनिंग स्कीम, फ्रीइंग बॉन्डेड लेबर। तो देश के विकास में, देश के इंडस्ट्री के विकास में, उद्योग के विकास में वर्कर्स का पार्टिसिपेशन बढ़ाना, नेशनल ट्रेनिंग स्कीम, जैसे आज मतलब मोदी गवर्नमेंट ने जैसे कौशल विकास शुरू किया है, वैसे ही नेशनल ट्रेनिंग स्कीम शुरू की गई थी। और फ्रीइंग बॉन्डेड लेबर, उस समय क्या था कि खानदानी लेबर्स हुआ करते थे, मतलब मजदूर हुआ करते थे खानदानी, जो एक ही खानदान के लिए काम करते थे, पीढ़ी दर पीढ़ी वो एक ही खानदान के लिए काम करते थे। उन्हें कुछ सैलरी वगैरह नहीं मिलती थी, बस खाने के लिए कुछ मिलता था, खाना और रहने के लिए जगह, कपड़े वगैरह, बस इतना ही मिलता था, उन्हें सैलरी नहीं मिलती थी, तो उसे बोलते हैं बॉन्डेड लेबर्स। तो बॉन्डेड लेबर्स को कम करना, खत्म करना, उसकी भी कोशिश की गई। थर्ड, प्रिवेंशन ऑफ टैक्स इवेजन, टैक्स जो चुकाते थे लोग, मतलब जो चुकाना अवॉइड करते थे, टैक्स भरना अवॉइड करते थे, उसे प्रिवेंट करना, जो टैक्स को नहीं भरते थे उनको टैक्स भरने के लिए मजबूर करना। इकोनॉमिक क्राइम्स एंड स्मगलिंग, टैक्स भरे बिना जो इंपोर्ट की जाती थी कई सारी चीजें, उसको अवॉइड करना। जो आर्थिक क्राइम्स थे उन्हें कम करना, उनकी तरफ भी ध्यान दिया गया। फोर्थ, रेगुलेशन ऑफ प्राइसेस ऑफ बेसिक नेसेसिटीज एंड इंप्रूवमेंट्स इन द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो जो बेसिक नेसेसिटीज है, जो जरूरी चीजें हैं, मूलभूत जरूरी जो चीजें हैं, उनकी कीमत पर रेगुलेशन करना, नियंत्रण रखना। इंप्रूवमेंट्स इन द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो भी मतलब अनाज है, पानी है, उनको डिस्ट्रीब्यूट करने की जो सिस्टम है उसको इम्प्रूव करना, ताकि किसी को भी असुविधा ना हो। फिफ्थ, इंप्रूवमेंट इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री बाय डेवलपिंग हैंडलूम सेक्टर, waiving loans for weaker sections, housing, communication facilities, making educational equipment available to schools। तो जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, मतलब कपड़ा इंडस्ट्री जो है, उसको डेवलप करना। हैंडलूम सेक्टर मतलब हातमाग ज्यादा म्हणतात, हाथों द्वारा जो बुने जाते हैं कपड़े, उससे डेवलप करना। जो वीकर सेक्शंस थे, जैसे फार्मर्स वगैरह जो थे, कमजोर सेक्शन थे हमारे समाज के, उनके जो कर्जे है वो माफ कर देना। घर, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज जैसे रोड्स, टेलीफोन्स, टेलीविजन, उसके लिए नेटवर्क बढ़ाना। और एजुकेशनल इक्विपमेंट्स सभी स्कूलों को अवेलेबल करवाना। ठीक है,
issues of workers. The first textile mill was started in Mumbai on 11th of July 1851 by कावसजी दावर। तो पहली टेक्सटाइल मिल जो थी मुंबई में, कपड़े की इंडस्ट्री मिल, वो 1851 में कावसजी दावर द्वारा स्थापित की गई थी। इवेंचुअली मिल स्टार्टेड एट दादर, परळ, भायखळा, शिवडी, प्रभादेवी एंड वरळी। इन सारी जगहों पर धीरे धीरे नई इंडस्ट्रीज, नई मिल्स शुरू हो गई। दिस पार्ट केम टू बी नोन एज गिरगांव और टाउन ऑफ मिल्स। गिरणगांव मतलब गिरणी जिसे कहते थे, मिल को गिरणी कहते थे, तो गिरणी का गांव गिरणगांव, तो टाउन ऑफ मिल्स, बाद में उसका गिरगांव हो गया। In the 1980s, the increasing unrest among workers was due to the economic conditions in other sectors. तो 1980s में क्या हुआ, इकोनॉमिक कंडीशंस बाकी सेक्टर्स की बहुत अच्छी हो रही थी, डेवलप हो रही थी, लेकिन जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के वर्कर्स थे उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो थी वो अच्छी नहीं हो रही थी, वो गरीब ही थे। In some industries, the wages of workers were increasing. They were also getting more amounts as bonus. तो बाकी इंडस्ट्रीज में जो वर्कर्स थे उनको सैलरी ज़्यादा हुआ करती थी, उनकी सैलरी बढ़ते जा रही थी और उनको दिवाली के समय वगैरह बोनस भी मिलता था। दे वेर गेटिंग मोर फैसिलिटीज दैन द टेक्सटाइल मिल वर्कर्स। तो उन्हें ज़्यादा फैसिलिटीज मिल रही थी टेक्सटाइल मिल वर्कर्स से। इससे टेक्सटाइल मिल वर्कर्स जो थे वो नाखुश थे। Do you know, Mahatma Jyotirao Phule's associate Narayan Meghaji Lokhande's efforts resulted in the weekly Sunday holiday for mill workers from 1st January 1882. तो 1 जनवरी 1882 से हर रविवार को छुट्टी देना शुरू हो गया इंडस्ट्रीज में। महात्मा ज्योतिराव फुले के जो सहायक थे नारायण मेघाजी लोखंडे, उनके एफर्ट्स के कारण, उनके प्रयत्नों के कारण, तो पहले पूरा वीक काम करना पड़ता था मिल वर्कर्स को, एक भी दिन छुट्टी नहीं थी। बाद में 1 जनवरी 1882 से वीकली हर संडे को छुट्टी देना शुरू हो गया। इन द दिवाली ऑफ 1981 द वर्कर्स एक्सपेक्टेड टू गेट अ बोनस ऑफ 20%. द राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ विच वॉज निगोशिएटिंग विद द एम्प्लॉयर्स एग्रीड अपॉन 8 to 17% बोनस विदाउट टेकिंग द वर्कर्स इनटू कॉन्फिडेंस। तो दिवाली में 1981 के दिवाली में क्या हुआ, वर्कर्स को ये अपेक्षा थी कि हमें 20% जो है वो बोनस मिलेगा, 20% ऑफ देयर सैलरी। लेकिन राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ जो था, उनकी जो यूनियन थी राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ, उन्होंने क्या किया, निगोशिएट किए बिना, एम्प्लॉयर्स को बताए बिना ही खुद ही घोषित कर दिया कि 8 to 17% ही बोनस मिलेगा उनको। मतलब उनसे कोई चर्चा नहीं की, कुछ नहीं की, उन्होंने डायरेक्ट घोषित कर दिया। द कट इन द बोनस प्रूव टू बी द कॉज ऑफ अनरेस्ट। तो इससे बहुत नाखुश हो गए लोग जो मजदूर थे मिल के। सम वर्कर्स वेंट टू डॉक्टर दत्ता सामंत, दे आस्क्ड हिम टू एक्सेप्ट देयर लीडरशिप। तो दत्ता सामंत के पास गए, उन्होंने अपनी स्ट्राइक का लीडरशिप लेने के लिए उन्होंने विनती की वर्कर्स ने उनको। वर्कर्स ऑफ 65 मिल्स केम टुगेदर एंड डॉक्टर दत्ता सामंत लेड द स्ट्राइक। तो 65 मिल्स के वर्कर्स एक साथ आ गए और डॉक्टर दत्ता सामंत के लीडरशिप के अंडर वो स्ट्राइक में चले गए। ऑन 18th of January 1982 2.5 लाख वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक। तो 2.5 लाख वर्कर्स जो है वो स्ट्राइक पर चले गए। गिरणगांव मिल स्टॉप रनिंग मेकिंग इट सीम लाइक मुंबई हार्ट स्टॉप थ्रॉबिंग। तो उस समय मुंबई में बहुत ज़्यादा टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा डेवलप्ड थी। तो जैसे पूरा गिरणगांव जब रुक गया काम करना, तब जैसे मुंबई का दिल धड़कना रुक गया, ऐसे हालत हो गई। तो डू यू नो द वर्किंग क्लास हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड कल्चरली एज वेल एज थ्रू फोक थिएटर, फोक आर्ट एंड लिटरेचर। जो वर्किंग क्लास था उस समय के जो मजदूर वगैरह थे, उन्होंने कल्चरली बहुत कंट्रीब्यूट किया है, जैसे लोक नाट्य में, लोक कलाओं में या लोक साहित्य में, साहित्यों में, लिटरेचर में उन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया है। अन्ना भाऊ साठे, शाहिर अमर शेख, शाहिर साबळे वेयर पॉपुलर फॉर देयर प्रोग्राम्स एम्ड एट पब्लिक एजुकेशन। तो लोगों में जनजागृति करवाने के लिए ये जो अन्ना भाऊ साठे, शाहिर अमर शेख, शाहिर साबळे जो थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स अपनाए
poets like Narayan Surya, Namdev Dhasal, etc. portray their the real life of the workers through their poems. जो बुरी हालत थी वर्कर्स की, उनको उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्रेस किया अपने कविताओं में, अपने स्टोरीज में। नारायण सुर्वे जी ने, नामदेव ढसाल एटसेट्रा कई सारे पोइट्स ने, ठीक है। द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र बैरिस्टर AR अंतुले सेट अप अ कमिटी टू सॉल्व दिस इशू। तो जो उस समय के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे AR अंतुले, उन्होंने एक कमिटी स्थापित की इस समस्या को निपटाने के लिए। लेटर बाबा साहेब भोसले बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र स्टेट। बाद में बाबा साहेब भोसले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए। ही इंसिस्टेड दैट एज पर लॉ ही वुड टॉक ओनली विद द राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ। डॉक्टर दत्ता सामंत डिमांडेड दैट द लॉ बी रिवोक्ड। तो चीफ मिनिस्टर ने क्या कह दिया, मुख्यमंत्री जी ने क्या कह दिया कि वो सिर्फ राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ से ही बातचीत करेंगे, जिन्होंने पहले ही 8 से 17% के बोनस पर हाँ कर दी थी। लेकिन इनसे राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ से जो मजदूर थे उनका मतभेद था। तो डॉक्टर दत्ता सामंत ने क्या कह दिया कि ये जो कानून है कि सिर्फ राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ से ही बातचीत होनी चाहिए, ये कानून बदल दिया जाए, बंद कर दिया जाए। In the beginning, the striking workers received help from their native villages. तो उनके जो ओरिजिनल गांव थे, जो स्ट्राइक कर रहे थे वर्कर्स, मजदूर जो स्ट्राइक कर रहे थे, उनको खाना देना वगैरह, जो आर्थिक मदद थी, उनको तो सैलरी वगैरह कुछ नहीं मिल रही थी, तो उनको सारी मदद करने का काम जो उनके ओरिजिनल गांव थे, जो कोकण से वगैरह आए थे कई सारे मजदूर ओरिजिनली, तो उनके ओरिजिनल गांव से उनको काफी हेल्प हुई। इट वॉज नॉट वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू हेल्प ईच अदर। तो उन्होंने एक दूसरे को काफी हेल्प की। दे सेट अप डिपार्टमेंटल कमिटीज एंड डिस्ट्रीब्यूटेड फूड ग्रेन्स असिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ फंड्स एटसेट्रा। तो उन्होंने उनमें अनाज का डिस्ट्रीब्यूशन किया। कोई खेती कर रहा था उनके गांव को, तो उन्होंने उनको अनाज दे दिया, फंड्स दे दिए। द लेफ्ट पार्टीज हैड सपोर्टेड द स्ट्राइक। जो लेफ्ट पार्टीज मतलब कम्युनिस्ट पार्टीज जो थी, मार्क्सिस्ट वगैरह, उन्होंने इस स्ट्राइक को सपोर्ट किया। एज द स्ट्राइक ड्रैग्ड ऑन, एफर्ट्स वेर मेड टू स्प्लिट द स्ट्राइकिंग वर्कर्स रैंक्स। तो जैसे जैसे स्ट्राइक बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे क्या हुआ, उनमें भेद करने की कोशिश की गई सरकार द्वारा। मतलब जो अपर क्लास है उनको अलग बोनस देने की कोशिश की, और जो लोअर क्लास है उनको अलग बोनस देने की कोशिश की। इससे क्या होगा, जो जिनको ज्यादा बोनस मिल रहा है वो खुश होकर स्ट्राइक वापस ले सकते थे। ऐसी भी कोशिश की गई स्ट्राइक फोड़ने की। इवन एज द स्ट्राइक कंप्लीटेड 6 months, द सेंट्रल गवर्नमेंट कंप्लीटली इग्नोर्ड इट। तो 6 महीने होने के बावजूद केंद्रीय सरकार ने उसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। द वर्कर्स स्टार्टेड अ जेल भरो एजिटेशन। जेल भरो आंदोलन उन्होंने शुरू कर दिया, जेल में जाने के लिए उन्होंने शुरू कर दिया आंदोलन। इन सितंबर 1982, 1.5 lakh वर्कर्स टुक अ मार्च ऑन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ महाराष्ट्र स्टेट। तो 1.5 लाख वर्कर्स ने महाराष्ट्र विधानसभा की तरफ मोर्चा निकाल दिया सितंबर 1982 में। इट डिडंट हेल्प एट ऑल। लेकिन फिर भी सरकार ने कुछ नहीं माना। द स्ट्राइक कंप्लीटेड अ ईयर। 1 साल हो गया स्ट्राइक को। दिस वॉज द फर्स्ट स्ट्राइक टू हैव गॉन ऑन फॉर अ ईयर। ये स्वतंत्र भारत में पहला स्ट्राइक था जो 1 साल के लिए चला था। इन दिस पीरियड अबाउट 1.5 lakh वर्कर्स बिकेम अनएम्प्लॉयड। तो 1.5 लाख वर्कर्स जो थे वो अनएम्प्लॉयमेंट, उनकी नौकरी चली गई। एज पॉलिएस्टर हैड कम इनटू ग्रेटर डिमांड देन कॉटन क्लॉथ, द सेल ऑफ मिल क्लॉथ एंड हैड ऑलरेडी गॉट अफेक्टेड। तो पहले ही पॉलिएस्टर धागे का इन्वेंशन हो चुका था, उसके कारण कॉटन क्लोथ्स की डिमांड कम हो चुकी थी, क्योंकि पॉलिएस्टर जो था वो सस्ते में मिलता था। तो इसके कारण जो मिल वर्कर्स थे उनका मुनाफा कम हो चुका था। द मिल्स मूव्ड फ्रॉम मुंबई टू सूरत इन गुजरात। तो मुंबई से सूरत चली गई कई सारी इंडस्ट्रीज, मिल्स जो थी वो गुजरात में चली गई। द सेंट्रल गवर्नमेंट नेशनलाइज 13 टेक्सटाइल मिल्स। 13 टेक्सटाइल मिल्स जो थी वो नेशनलाइज कर दी। अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर्स डिड नॉट हेल्प टू रिजॉल्व द इशू। तो कई सारे लोगों को
अपॉइंट किया गया, नियुक्त किया गया इस स्ट्राइक के इशू को सॉल्व करने के लिए, लेकिन फिर भी ये समस्या नहीं हटी, वैसा ही स्ट्राइक चलता रहा। बाद में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, द ईयर 1991 इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो 1991 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव आता है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अपनाई गई भारत द्वारा। आफ्टर द 10th जनरल इलेक्शंस, पीवी नरसिंह राव बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। 10वें हमारे इलेक्शन के बाद, हमारे स्वतंत्रता के बाद 10वां इलेक्शंस हुआ लोकसभा के, और प्रधानमंत्री के तौर पर नरसिंह राव, पीवी नरसिंह राव बने प्रधानमंत्री। विद डॉक्टर मनमोहन सिंह एज फाइनेंस मिनिस्टर, he adopted the new economic policy of linking India's economy with the global economy। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जो नरेंद्र मोदी जी से पहले जो प्रधानमंत्री थे, वो उस समय जो थे पीवी नरसिंह राव प्रधानमंत्री थे, उनके मिनिस्ट्री में, उनके मंत्रालय में डॉक्टर मनमोहन सिंह अर्थमंत्री थे, मतलब फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो उन्होंने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को अडॉप्ट कर लिया। फॉर दिस फंडामेंटल चेंजेस वर ब्रॉट अबाउट इन द इंडियन इकोनॉमी। तो इंडियन इकोनॉमी में, भारतीय अर्थव्यवस्था में कई सारे बेसिक चेंजेस, फंडामेंटल चेंजेस करवाए गए। इंडियन इकोनॉमी वॉज ब्रॉट इन ट्यून विद द ग्लोबल मेन स्ट्रीम। तो दुनिया के इकोनॉमी के साथ कनेक्ट कर दिया गया भारतीय इकोनॉमी को। ये हमें मजबूरन करना पड़ा था, क्योंकि हमारा देश कर्जों में बहुत ज़्यादा डूब चुका था, और हमें हमारा सोना गिरवी रखना पड़ा था बैंक ऑफ इंग्लैंड में। कई सारा टन सोना हमारा गिरवी रखना पड़ा था, बहुत ज़्यादा गरीबी फैली थी, तो मजबूरन हमें ये कदम उठाना पड़ा था। ड्यूरिंग दिस पीरियड, Indian economy was in a crisis situation. Before the PV Narasimha Rao government took charge, Chandrasekhar was the prime minister. During his tenure, the rate of inflation was 17%. तो महंगाई का दर 17% हो चुका था, मतलब बहुत ज्यादा महंगाई हो चुकी थी। अगर महंगाई 5-6% ही हो जाए तो उसे ही बहुत ज्यादा महंगाई कहते हैं। तो उस समय तो 17% महंगाई का दर हो चुका था, मतलब आप सोच सकते हैं कि कितनी ज्यादा महंगाई हो चुकी होगी। इकोनॉमिक ग्रोथ रेट हैड गॉन डाउन टू 1.1%। मतलब आज जो हम कहते हैं कि दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है भारत, 7.8%, 9% की दर से हमारा रेट से हमारा इकोनॉमी ग्रो हो रही है, उस समय वो सिर्फ 1.1% पर नीचे आ चुकी थी। इंडिया हैड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ओनली इनफ टू लास्ट फॉर इंपोर्ट्स फॉर अ वीक। तो हमारे देश को जो जरूरती चीजें हैं, जैसे ऑयल वगैरह, पेट्रोल वगैरह, तो उसे इंपोर्ट करने के लिए बस एक हफ्ते के ही पैसा हमारे पास बचा था। इट हैड बिकम डिफिकल्ट टू पे बैक इट्स लोन एंड इवन गिव द इंटरेस्ट ऑन इट। तो जो हमारे बाहरी देशों से हमने जो कर्जे लिए थे, उनको वापस देना और उसका ब्याज भी वापस करना हमारे लिए मुश्किल हो चुका था। इन May 1991, the government had tried to control situation by selling some of its gold reserves and by mortgaging some। तो हमें कुछ सोना रिजर्व बैंक, मतलब सरकार के खजाने में जो सोना होता है, वो बेचना पड़ा था, और बहुत सा सोना जो है वो गिरवी रखना पड़ा था बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास। Before the Chandrasekhar government, the VP Singh government had incurred the liability of over 10,000 crore rupees on the economy by waiving off the loans of all the farmers। तो उससे पहले जो वीपी सिंह सरकार थी, चंद्रशेखर सरकार से पहले वीपी सिंह सरकार जो थी, उन्होंने देश की इकोनॉमी पर 10,000 करोड़ का बोझ बढ़ा दिया गया था। कैसे? फार्मर्स का लोन माफ करके, बिना सोचे समझे। उन्होंने, फार्मर्स ने थोड़ी सी मतलब आंदोलन कर दिया, उन्होंने सारे फार्मर्स का कर्जा माफ कर दिया, और उससे हमारे देश पर 10,000 करोड़ का कर्जा बढ़ चुका था। The proportion of internal loans of central and state governments together to the gross domestic product was 55%। तो इतना ज़्यादा जीडीपी के मुकाबले में हमारा कर्जा जो है, मतलब हमारी इकोनॉमी टोटल 100% की होगी, तो उसमें से 55% तो कर्जे का ही पैसा था। तो इतना ज़्यादा कर्जा हो चुका था। इन द 1980-81 फॉरेन लोन वॉज $2350 crore। It increased to $8,380 crore in 1990-91। तो जो 80-81 में
$2350 करोड़ डॉलर्स का कर्जा था, वो 10 ही सालों में 4 गुना बढ़ चुका था, अप्रोक्सीमेटली 8,380 करोड़ डॉलर्स। एट दिस टाइम इंडिया हैड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ऑफ ओनली 100 करोड़ डॉलर्स। इंडिया के पास तो पैसा सिर्फ 100 करोड़ डॉलर्स का था और कर्जा कितना था, 8380 करोड़ डॉलर्स का। मतलब देखिए, This also had background of the increased oil prices due to invasion of Kuwait by Iraq। इसके पीछे कुछ कारण भी थे, इंटरनेशनल रीजंस भी थे, जैसे कुवैत पर इराक ने आक्रमण कर दिया था और इसके कारण तेल की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी अंतरराष्ट्रीय बाजार में। इट बिकेम डिफिकल्ट फॉर इंडिया टू रेज अ लोन। तो भारत के लिए कर्जा लेना भी बहुत मुश्किल हो चुका था, भारत को कोई कर्जा देने को भी तैयार नहीं था। Even the non-resident Indians started withdrawing their deposits in foreign currency from India। तो जो नॉन रेसिडेंट इंडियंस थे, मतलब विदेश में रहने वाले जो भारतीय नागरिक थे, उनका भी भरोसा भारत की इकोनॉमी से उठ गया था और उन्होंने भी भारत से पैसा वापस निकालना शुरू कर दिया था। इससे हमारा पैसा और भी नीचे चला गया। स्टॉक रेमेडीज। पीवी नरसिम्हा राव अपॉइंटेड डॉक्टर मनमोहन सिंह एज फाइनेंस मिनिस्टर इन ऑर्डर टू फाइंड अ वे आउट ऑफ दिस सिचुएशन। तो पीवी नरसिम्हा राव जी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया। डॉक्टर सिंह अंडरटुक मेनी करेक्टिव मेजर्स, द सिचुएशन बिगेन टू चेंज। उन्होंने कई सारी सुधारणाएं की और इससे जो है धीरे धीरे हमारे अर्थव्यवस्था में बदलाव आने लगे। ही रिमूव द रिस्ट्रिक्शंस ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स। तो पहले हमारे देश में फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स पर काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हुआ करते थे, मतलब बाहरी देश को अगर हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस थे, उन रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया गया। ही रिस्ट्रिक्टेड द लाइसेंस सिस्टम टू 18 इंडस्ट्रीज। पहले हर किसी छोटे चीज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा खिचखिच करनी पड़ती थी, मतलब कई सारे लाइसेंसेस निकालने पड़ते थे, कई सारे परमिट्स निकालने पड़ते थे, सरकार की कई बार परमिशन लेनी पड़ती थी। उससे नए उद्योग शुरू करने में बहुत ज़्यादा मतलब खिचखिच का काम था, बहुत ही बोरिंग काम था, इसलिए कोई नया इंडस्ट्री शुरू ही नहीं करता था। तो वो सारे जो खिचखिच थी वो कम करने के लिए लाइसेंस राज जो है लाइसेंस सिस्टम सिर्फ 18 इंडस्ट्रीज के लिए लिमिट कर दिया। In view of the increasing losses in the public sector industries, he opened the public sector for investment by private industries। तो पब्लिक सेक्टर में मतलब सरकारी जो काम होते हैं, रास्ते बनाना, सड़कें बनाना, पुल बनाना वगैरह, ऐसे कामों में पैसा बहुत कम था सरकार के पास, इसलिए प्राइवेट इंडस्ट्रियों को इन्वेस्टमेंट के लिए बुलाया गया। In order to bring the share market under control, he established the Securities and Exchange Board of India (SEBI) in 1992। तो जो मतलब स्टॉक एक्सचेंज है, शेयर मार्केट जो है वो, उसमें कई ज़्यादा भ्रष्टाचार होता था, उसमें कई सारी गड़बड़ियाँ होती थी, वो कंप्यूटराइज नहीं था, तो उसे कंप्यूटराइज करना वगैरह, उसके लिए सेबी की स्थापना की गई 1992 में। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज वॉज कंप्यूटराइज। ही गेव प्रायोरिटी टू रिमूव द स्पेक्टर ऑफ रेसेशन। जो मंदी आ चुकी थी, रेसेशन आ चुका था, वो हटाने के लिए उन्होंने प्रायोरिटी दी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया ग्रीव ड्यूरिंग द फर्स्ट टेन्योर ऑफ डॉक्टर मनमोहन सिंह एज फाइनेंस मिनिस्टर। तो फाइनेंस मिनिस्टर जब थे वो, तो धीरे धीरे फॉरेन इन्वेस्टमेंट, बाहर से पैसा आना शुरू हो गया। इंडिया कुड रिकवर द गोल्ड मॉर्गेज्ड विद द बैंक ऑफ इंग्लैंड। तो बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास जो हमारा सोना गिरवी रखा था, वो सारा का सारा सोना हमने वापस पा लिया था, कर्जा वापस करके। द गवर्नमेंट गॉट द सपोर्ट ऑफ द कैपिटलिस्ट क्लास एज वेल एज द मिडिल क्लास। जो कैपिटलिस्ट क्लास था, जिनके पास रिच क्लास जो था, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज जो थे, टाटा वगैरह, उन्होंने सपोर्ट किया सरकार को, और मिडिल क्लास ने भी सरकार को सपोर्ट किया। एज द गवर्नमेंट ओपन अप द टेलीकॉम सेक्टर, मोबाइल फोन सर्विसेज स्टार्टेड ऑल ओवर द कंट्री। पहले टेलीकॉम सेक्टर सिर्फ सरकार की ही ओनरशिप में हुआ करता था, बाद में प्राइवेट वालों को भी अलाउ कर दिया। इससे मोबाइल फोन शुरू हो गए पूरे देश में। डॉक्टर मनमोहन सिंह signed the agreement with the World Trade Organization and launched the policy of privatization। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ उन्होंने साइन कर लिए एग्रीमेंट्स कई सारे, और प्राइवेटाइजेशन शुरू कर दिया, लिबरलाइजेशन शुरू कर दिया, मतलब बाहर के देशों से इंपोर्ट करने पर कई सारे बंधन थे वो उन्हें मिटा दिया गया। ग्लोबलाइजेशन मतलब
हमारे देश से बाहर एक्सपोर्ट करने के लिए और बाहरी देश से हमारे देश में इंपोर्ट करने के लिए जो बंधन थे वो बंधन कम कर दिए गए। World Trade Organization. In 1995, India became a member of the World Trade Organization, that is WTO. The organization had the following objectives. World Trade Organization के उद्देश्य क्या थे? To free trade between countries. मतलब फ्री ट्रेड होना चाहिए विदाउट एनी बंधन, किसी भी बंधनों के बिना दो देशों के बीच में व्यापार होना चाहिए। टू पुट टू एन एंड ऑल दोज डिस्क्रिमिनेटरी लॉज, रिस्ट्रिक्शंस, रूल्स एंड पॉलिसीज दैट आर हर्डल्स इन द वे ऑफ इंटरनेशनल फ्री ट्रेड। जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो रहा है उनके बीच में जो भी ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं वो सारे नियम को रद्द कर देना। एंड टू रेगुलेट ग्लोबल ट्रेड विद द हेल्प ऑफ फॉर्मल मल्टी पार्टी मैकेनिज्म। तो जो ग्लोबल ट्रेड है उसमें जो नियम है वो सभी को लागू होंगे, सभी के मर्जी के अनुसार, सभी देशों के अनुसार। जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड GATT एग्जिस्टेड एट द इंटरनेशनल लेवल बिफोर द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन केम इनटू बीइंग। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के स्थापित होने से पहले जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, मतलब किन चीज़ों पर कितना टैक्स होना चाहिए, कितना टैरिफ होना चाहिए, वो डिसाइड किया गया था। इट रेगुलेटेड कॉमर्स, इसके द्वारा जो है वो इंटरनेशनल बिजनेस व्यापार जो था वो कंट्रोल किया जाता था, रेगुलेट किया जाता था। इन इंडिया दे वेर अपोज्ड एक्सट्रीम व्यूज अबाउट द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इंडिया में बहुत ज़्यादा विरोधी मत थे, मतलब कुछ लोग कहते थे कि बहुत अच्छा है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ जाना, कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा अपोज कर रहे थे कि नहीं ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो ऐसे बहुत ज़्यादा मतभेद थे। The provisions of the World Trade Organization are regarding grants, import, export, foreign investment, agriculture, technology and services। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के कई सारे नियम है, कई सारे विषयों से रिलेटेड नियम है, जैसे ग्रांट्स देना, कुछ गरीब देश है उनको ग्रांट्स देते हैं या फिर कम ब्याज दर से उन्हें कर्जा देते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर कई सारे नियम है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर भी है, एग्रीकल्चर में अच्छी डेवलपमेंट कैसे की जा सकती है, टेक्नोलॉजी में कैसी डेवलपमेंट की जाती है, उस पर कई सारे टेक्नोलॉजीज ट्रांसफ़र की जाते हैं जो गरीब देश है उनको, अंडर डेवलप्ड देश है उनको। द सेक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशन एंड हेल्थ रैपिडली कमर्शियलाइज सिंस इंडिया बिकेम अ मेंबर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो जब से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बना है इंडिया, तब से इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ट्रांसपोर्टेशन, शिक्षा विभाग और हेल्थ का विभाग बहुत ज़्यादा कमर्शियलाइज मतलब प्राइवेटाइजेशन हो चुका है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, एजुकेशन में प्राइवेट स्कूल्स आ चुके हैं बहुत ज़्यादा, पहले इतने नहीं थे। As per the various reports of the World Trade Organization, India has made a considerable improvement in different areas like reduction in the below poverty line BPL population, decline in infant mortality, availability of facilities regarding drinking water and waste water management। तो भारत ने मतलब कई ग्लोबलाइजेशन के बाद, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलने के बाद, हिस्सा बनने के बाद भारत ने कई सारे सेक्टर्स में काफ़ी इम्प्रूवमेंट की है, सुधारणा हुई है भारत में। जैसे बिलो पॉवर्टी लाइन के जो लोग हैं वो काफ़ी उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ चुका है। इन्फेंट मोर्टेलिटी मतलब जन्म लेने के बाद 1 साल के भीतर जो बाल मृत्यु हुआ करता था उसमें काफ़ी सुधारणाएं हो चुकी है। और ड्रिंकिंग वाटर में और वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, ड्रेनेज का पानी वगैरह उसका मैनेजमेंट, उसमें काफ़ी सुधारणा हो चुकी है, ऐसा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है। इंडिया साइंड द साउथ एशियन प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट सप्ता along the lines of the World Trade Organization। तो इस वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ भारत ने साउथ एशियन प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट पर भी साइन किया है। इंडिया रिमूव द इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस ऑन सेवरल कमोडिटीज फॉर सार्क कंट्रीज। सार्क कंट्रीज जो है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, जो कंट्रीज है जैसे इंडिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, म्यांमार और नेपाल, इन देशों के बीच में जो व्यापार होता है उनके ऊपर टैक्स इंपोर्ट करने पर टैक्स से मतलब उन्हें छुटकारा दिया।
इंडिया ऑल्सो गेव डिस्काउंट्स ऑन इम्पोर्ट ड्यूटीज। इंडिया ओपन अब इंश्योरेंस सेक्टर टू प्राइवेट एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो इंश्योरेंस सेक्टर जो था, बीमा सेक्टर जो था, वो भी फॉरेन और मतलब प्राइवेट इंडस्ट्रीज के लिए ओपन कर दिया गया। इन दिस वे वी हैव लर्न अबाउट द जर्नी ऑफ इंडियाज इकोनॉमी। वी हैव कम अ लॉन्ग वे फ्रॉम मिक्स्ड इकोनॉमी टू ग्लोबलाइजेशन। इन द नेक्स्ट चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी इंडियाज प्रोग्रेस इन अदर फील्ड्स। तो ऐसे हमने काफी कठिन रास्ते से सफर करते करते आज हम बहुत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। आगे